आज 3 नए तरह के ऑडिट्स की हम बात कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉस्ट ऑडिट। 3 नए तरह के ऑडिट की हम बात कर देते हैं। सबसे पहला कॉस्ट ऑडिट पढ़ेंगे, फिर सेक्रेटेरियल ऑडिट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इंटरनल ऑडिट पढ़ेंगे। 3 तरह के ऑडिट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो हिसाब किताब क्या होता है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, क्या चला रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग। तो जब आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हो तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है, सही बात है गलत बात है? हाँ सर। अब कई बार क्या होता है कि जो किसी भी सामान की स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, जैसे मैं बोलता हूँ यार एक पर्टिकुलर टूल है जिसकी कीमत 500 रुपए, कई बार यहाँ पे मैनेजर्स घपला कर देते हैं और इसको ज्यादा रेट में खरीद के डाल देते हैं। जैसे टूल को हम उठा के डालिए मान लो 700 रुपए में, तो आपको अंतर तो 200 का दिख रहा है, लेकिन अगर लाखों की संख्या में ऐसे टूल्स खरीदे गए तो कंपनी को नुकसान हो रहा है कि नहीं? 200 रुपए पर टूल के हिसाब से, ये बताओ। यस सर। बेसिकली क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर और कुछ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि उन्हें अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने होंगे। क्या मेंटेन रखना होगा? कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का बेसिकली मतलब होता है कि उनको अलग अलग तरह की कॉस्ट शीट्स बनानी होगी। इसमें बताएंगे कि कंपनी में लेबर्स के कितने एक्सपेंस होते हैं, लेबर्स को क्या पेमेंट होती है, मटेरियल्स के कितने एक्सपेंस होते हैं, मतलब कितने रॉ मटेरियल लगते हैं, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, किसी सामान को बनाने में आपका कितना खर्चा आता है, इसका रिकॉर्ड आपको रखना होता है। चलो बताओ कॉस्ट रिकॉर्ड क्या है, ये समझ आया कि नहीं आया? कॉस्ट रिकॉर्ड क्या है ये समझ आया कि नहीं आया, ये बता दो। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें हम अपने कितना मटेरियल यूज हो रहा है, कितना लेबर यूज हो रहा है और अलग अलग चीजों में कितनी कॉस्टिंग आ रही है उसका हिसाब किताब रखते हैं, इसे कॉस्ट रिकॉर्ड कहते हैं। हर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है, ऑडिट करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, सही बात है गलत बात है? हाँ सर। सिमिलरली जब कॉस्ट रिकॉर्ड बनते हैं तो नॉर्मली रूल ये कहता है कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या एक प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है, कैसी कंपनी है, प्रिस्क्राइब क्लास। वहां के कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट होगा, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बात है, कॉस्ट रिकॉर्ड को ही चेक किया जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑडिट। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट। और इसको करने वाला एक सीएमए इन प्रैक्टिस होना चाहिए, कॉस्ट ऑडिटर इन प्रैक्टिस होना चाहिए। पहले बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। आ गई? तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो कॉस्ट ऑडिटर है वो ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साल खत्म होने के 180 दिन के अंदर भेज देगा। कितने दिन के अंदर भेज देगा? 180 डेज। पहले बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? मैंने हमारी कंपनी ने कॉस्ट ऑडिटर रखा, वो पूरे कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ऑडिट करेगा और अपनी रिपोर्ट बना के कितने दिन में भेज देगा? साल खत्म होने के। 180 डेज में। किसको भेजेगा? बोर्ड। यहाँ पे हम लिख दें कॉस्ट ऑडिटर कितने दिन के अंदर 180 डेज फ्रॉम द ईयर एंड। तो भेज दिया? बोर्ड को। बोर्ड मतलब कंपनी को, ठीक बात है। अब बोर्ड की जिम्मेदारी बनेगी कि जब उसको रिपोर्ट रिसीव होती है तो रिसीव होने के 30 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर इस रिपोर्ट को आरओसी के पास सबमिट करना है। किसके पास सबमिट करना है? आरओसी के पास। आरओसी के पास सबमिट करना है। इसके लिए जो फॉर्म यूज होता है उसको CRA 4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CRA 4। कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिट। हम्म। कितना क्लियर है, ईमानदारी से बोलो। क्लियर है सर। कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट समझ आया कि नहीं आया? दोनों जुड़े हुए हैं, हाँ क्लियर है? सर। एक हाँ। ऑडिट आपको समझ आ गया, मैं मान के चलूं? हाँ सर। एक बात बताओ, तो मैं अगर ऑडिटर हूं तो मुझे फ्रॉड की रिपोर्टिंग कितने से बड़े फ्रॉड पे करनी है, कितने अमाउंट से ज्यादा वाले फ्रॉड? 1 करोड़ के 1 ऊपर। करोड़। कंसेप्ट आता है ना?
हाँ सर। अगर मैं और मेरा एक भाई है, मैं ऑडिटर हूँ, मतलब सीए हूँ, मेरा भाई है, दोनों मिलकर एक कंपनी में 70,000 रुपए तक के शेयर होल्ड करें, तो वहां मैं ऑडिटर हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता? हाँ सर, 1 लाख हाँ से सर, ज्यादा 1 लाख तक के। के ऊपर हो सकता है ना? हाँ। के ऊपर में नहीं हो सकता, 1 लाख तक हो सकता है कि नहीं? हाँ यस सर। सर। चलो ये समझ आ गया ना, कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट ऑडिट, कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें? नहीं सर। अब अगला होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। कौन सा ऑडिट? सेक्रेटेरियल ऑडिट। क्या होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट को ना आप कंप्लायंस ऑडिट भी बोल सकते हो। नॉर्मली आप जब एक कंपनी चलाते हो तो आपकी कंपनी पर बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, वेरियस लॉज एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? जैसे क्योंकि आप कंपनी हो तो ये तो फिक्स है कि आपके ऊपर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 तो लगेगा ही लगेगा। सही बात है गलत बात है? अगर आप जीएसटी के स्कोप में आते हो तो आप पर क्या लगेगा, जीएसटी लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना? अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हो तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? हाँ अगर सर। आपके बहुत सारे लेबर्स हैं तो आपके यहाँ फैक्ट्री लगेगा कि नहीं? हाँ सर। है ना? आपको हर जगह एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी होती है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ लगेगा कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली सेक्रेटेरियल ऑडिट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, कौन एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी चेक करता है कि कंपनियों पर जितने लॉज एप्लीकेबल है कंपनी उनसे कंप्लायंस कर रही है कि नहीं कर रही, मतलब उन लॉज को फॉलो कर रही है कि नहीं। नॉर्मली जब हम सेक्रेटेरियल ऑडिट करने जाते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो कंपनीज एक्ट पर होता है। किस पर होता है? कंपनीज एक्ट पे। हमको बेसिकली सेक्रेटेरियल ऑडिट तब कराना है जब हमारी कंपनी या तो लिस्टेड हो, क्या हो, लिस्टेड। या फिर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी हो जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है। पब्लिक कंपनी हो जिसका पेड अप कैपिटल, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है। दो ही क्राइटेरिया है, या तो पेड अप से ज्यादा, पेड अप कैप 50 करोड़ और मोर, या तो फिर टर्नओवर 250 करोड़ और, ठीक है? ये सब आपको याद करना पड़ेगा बेटा, है ना? ध्यान रखना। अगर इससे यस सर। ज्यादा है तो आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना है और करने वाला पर्सन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस होगा, आपको उनको प्रैक्टिस। करना होगा। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। बात समझ आई? तो क्यों किया जाता है सेक्रेटेरियल ऑडिट? ताकि ये चेक किया जा सके कि आप अलग अलग लॉज में कंप्लायंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दूसरा, पॉइंट आउट किया जा सके कि कहाँ पे आपका नॉन कंप्लायंस है, किन चीजों का आपने फॉलो नहीं किया। नहीं किया। इससे क्या होता है, जो स्टेक होल्डर है जैसे एम्प्लॉई है, सोसाइटी है, कस्टमर्स है, उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहता है। क्योंकि कंपनी अगर लॉ नहीं फॉलो करेगी तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो नाम खराब होगा, तो सबका नुकसान है। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट से ऐसा होने से बचाया जाता है, तो सबका ही फायदा है। सही बात है गलत बात? यस सर। कंपनी के ऊपर कोई बेमतलब लीगल एक्शन या पेनल्टी ना लगे, इसलिए सेक्रेटेरियल ऑडिट करवा देती है, जिससे उसको पता लग जाता है कि अभी कौन सा लॉ फॉलो नहीं हुआ, कौन सा रिटर्न नहीं गया है, ताकि उसको फिल कर दे और पेनल्टी से बच सके। कितना क्लियर? क्लियर है सर। अच्छे से क्या रहा अधूरा? अच्छे से। अच्छे से तो आपको पढ़ना बेसिकली ये है कि आपको अगर सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में चुना गया है, किस फॉर्म में चुना गया है, सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो आप क्या क्या देखोगे ऑर्गेनाइजेशन में जाके? तो पहले कंपनीज एक्ट पे आपका मेन फोकस होगा। किस पे फोकस होगा? कंपनीज एक्ट। आप वहां जाकर ये देखना रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं कि नहीं, सारे फॉर्म्स फाइल होते हैं कि नहीं, मेमोरेंडम आर्टिकल को चेक करना, जितनी मीटिंग बोली गई है सारी मीटिंग होती है कि नहीं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं कि नहीं, वहाँ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल कौन है, सारे डिस्क्लोजर्स ये लोग देते हैं कि नहीं देते, शेयर इशू किस तरह से करते हैं, सारे ट्रांसफर अप्रूव हुए कि नहीं, डिविडेंड पे हुआ है कि नहीं, डिपॉजिट दिए लिए हैं तो कितना दिए हैं, जो लिमिट है उससे ज्यादा तो नहीं दे दिए, बोरोइंग अपनी लिमिट से ज्यादा तो नहीं कर दिए। जितने आज तक चैप्टर पढ़े ना सबके नाम लिख देना है। समझ गए? यस सर। तो कंपनीज एक्ट में ये सारे मैटर देखे जाते हैं। उसके बाद अगर कंपनी लिस्टेड है तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को देखा जाएगा। किसको देखा जाएगा? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। एससीआरए बोलते हैं, ठीक है? वैसे ही अगर कंपनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करती है तो आपको कौन से चेक करना होगा? फेमा को चेक करना होगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। बात समझ आएगी? सिर के ऊपर से गई। आगे। उसके बाद और कोई जितना टिक कर रहा हो बस वही पढ़ना है ना, और अगर कोई एप्लीकेबल लॉ है तो उसको भी चेक करोगे आप। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। जैसे अगर बैंक की बात करोगे तो उस पर बैंकिंग रेगुलेशन लग जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी लॉ लग जाता है, तो आपको इन लॉ यस सर।
करना होता है। क्लियर है? हाँ सर, अच्छे से कि डाउट है? अच्छे से। जब आप ये कर दोगे तो आप बराबर अपने रिपोर्ट प्रिपेयर करो और रिपोर्ट प्रिपेयर करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दो। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। कोई डाउट? आप हमेशा याद रखना जो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट होती है, अब जो रिपोर्ट बनाते हो ना सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, ये हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी जाती है। किसको दी जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका जो फॉर्मेट है ना वो MR3 फॉर्म में होता है। किस में होता है? MR3। यह बात ध्यान रहेगी कि भूल जाओगे? ध्यान रहेगी? हाँ। ये नीड फॉर सेक्रेटेरियल ऑडिट को आप सेल्फ पढ़ोगे, खुद पढ़ोगे, मैंने आपको ऊपर मतलब बता दिया, अब आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है? अब इसके बाद आपने जैसे कॉस्ट ऑडिट कर दिया, सेक्रेटेरियल ऑडिट कर दिया, दोनों का मतलब समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? यस सर हाँ बेटा। MR3 को कितने डेज में सबमिट करना होता है बोर्ड को? बोर्ड के पास हम जब रिपोर्ट बन जाती है उसके 60 दिन के अंदर सबमिट कर देते ठीक है। हैं। अब नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट। क्या आता है? इंटरनल ऑडिट। आप समझते हैं इंटरनल ऑडिट का मतलब? नहीं समझते हो? नहीं समझते हो? ध्यान से सुनो। आप जब एक बिजनेस चलाते हो, जैसे आप एक कंपनी चला रहे हो, तो डेली ट्रांजैक्शन कंपनी में होते हैं, उसकी अकाउंटिंग होती है कि नहीं होती? हाँ सर। अकाउंटिंग करने वाला पर्सन कौन है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। ये जब अकाउंटिंग करता है पूरे ईयर वाइज करता है, सही बात है? यस सर। कब से कब तक? 1 April अप्रैल to 31st March. होता क्या है बेसिकली कि जैसे ये अकाउंटिंग कर रहा होता है तो इसके काम को क्रॉस वेरीफाई करना होता है। क्या करना होता है? क्रॉस वेरीफाई। रेगुलर बेसिस पर ये होता है कि इसके काम को हम क्या करते हैं? क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो इसी क्रॉस वेरिफिकेशन को इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करने वाला पर्सन इंटरनल ऑडिटर है और इसको लेकर कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है। जिसको भी अकाउंटिंग का बेहतर नॉलेज है वो इंटरनल ऑडिट का काम कर सकता है, फिर वो CS हो या CA हो या CM हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि क्रॉस वेरीफाई हो जाता है कि अकाउंट्स सही बने हैं कि नहीं बने हैं। अब क्या होता है जब इंटरनल ऑडिट हो जाता है तो उसके बाद बाहर से एक CA को बुलाया जाता है जो एक्सटर्नल ऑडिट करता है। क्या करता है? एक्सटर्नल ऑडिट। ये मेन है और यही कंपलसरी है। इसे स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं और इसे फाइनेंशियल ऑडिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी या फाइनेंशियल ऑडिट। ये वो ऑडिट है जो आज तक आप पढ़ते आए हो, ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होता है। इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए? CA चाहिए। CA। ये आता है तो ये किसके काम को चेक करता है आके? इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर के काम को चेक करता है कि इंटरनल ऑडिटर ने सही क्रॉस वेरीफाई किया था कि नहीं। तो अगर किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर का काम बहुत अच्छा होगा तो एक्सटर्नल ऑडिटर का काम हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इंटरनल ऑडिटर ने बिल्कुल काम नहीं किया होगा, क्रॉस वेरीफाई नहीं किया होगा, तो एक्सटर्नल ऑडिटर का काम बढ़ जाएगा। सही बात है कि गलत बात है? यस सर। आपको कितना समझ आई मेरी बात? आ गई। भाई अब इंटरनल ऑडिट जैसे कि मैंने बोला कराना जरूरी नहीं है। हाउएवर अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, कैसी कंपनी है? लिस्टेड। या फिर एक ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा हो गया है, या टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा हो गया, या लोन 100 करोड़ से ज्यादा हो गया। तीन क्राइटेरिया क्या क्या? 50, 200 200, 100 करोड़। ज्यादा हो गया है तो आपको क्या करना होगा? बेसिकली इंटरनल ऑडिट करवाना होगा। क्या करवाना होगा? इंटरनल ऑडिट। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, इसमें अगर आपका टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा हो गया है या आपका जो लोन है वो 100 करोड़ से ज्यादा हो गया है, ठीक है, एक जगह ऊपर याद करोगे ना टर्नओवर और लोन, तो नीचे भी वही है ना? तो आपको इंटरनल ऑडिट करवाना है। फिर रिपीट कर दूं, हर लिस्टेड कंपनी को, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को जिसका पेड अप कैपिटल या तो 50 करोड़ के ऊपर है, या टर्नओवर 200 करोड़ के ऊपर है, या तो लोन 100 करोड़ के ऊपर है। ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका या तो टर्नओवर 200 करोड़ के ऊपर है या तो लोन 100 करोड़ के ऊपर है, उनको क्या करवाना है? इंटरनल ऑडिट करवाना है। Internal audit. किससे करवा सकते हैं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट से करा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जिसको बोर्ड अपॉइंट करना चाहे उससे करवा सकते हो। कोई फिक्स क्वालिफिकेशन इसके लिए नहीं। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। कैसे? तीनों तरह के ऑडिट समझ आ गए कि तकलीफ है ये बता दो? आ गई सर। अरे पक्का?
हम लोग ऊपर लगभग सारी चीजें कर चुके हैं, राइट? है ना? जो बचा है उस पर आ जाओ, पावर एंड ड्यूटी पे आ जाओ। किस पर आ जाओ? पावर एंड ड्यूटी। अगर आप एक ऑडिटर हो तो आपकी पावर एंड ड्यूटीज में क्या आता है? तो सबसे पहली बात तो याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ऑडिटर जो है किसी भी समय ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स को देख सकता है और कंपनी से जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो मांग सकता है। ईमानदारी से बताओ, इस बात में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं है। अब इसका काम क्या क्या है? सबसे पहले तो इसको देखना होता है कि कंपनी ने कितने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, ठीक है? और अगर उन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं तो उसके लिए प्रॉपर्टी सिक्योर करी है कि नहीं करी है, मतलब कुछ गिरवी रखवाया है कि नहीं रखवाया, अदरवाइज इससे तो कंपनी का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। सही बात है, गलत बात है? यस सर। अगर मेरी कंपनी किसी को लोन दे रही है तो एज अ सिक्योरिटी कुछ रखवाएगी कि नहीं रखवाएगी, आप ये बताओ। हाँ सर। तो बेसिकली आप ऑडिटर हो तो आपको ये देखना है कि कंपनी ने अगर लोन एंड एडवांसेस किसी को दिए हैं तो उसके लिए उन्होंने कुछ सिक्योरिटी रखवाई है कि नहीं है, और उन सिक्योरिटीज का प्रॉपर वैल्यूएशन करके देखते हैं कि कल को अगर सामने लोन नहीं दिया तो पैसा रिकवर कम से कम हो जाए। कितना क्लियर है? फर्स्ट ड्यूटी समझ आई? हाँ सर। दूसरा, ऑडिटर को ये देखना होता है कि जितने ट्रांजैक्शन आप जर्नल लेजर में दिखा रहे हो एक्चुअल में हुए हैं कि नहीं हुए। जैसे आपने एंट्री तो बना दी परचेज की, लेकिन उसके रिकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग जो है रिसिप्ट है कि नहीं ये लोग चेक करते हैं, वाउचर है कि नहीं चेक करके देखते हैं। बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। फिर से रिपीट करूँ क्या? आ गई। जितनी भी बुक एंट्रीज बनती है ये लोग वेरीफाई करते हैं कि सच में हुआ भी है कि नहीं हुआ। नहीं। इतना क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। देन ये लोग ये चेक करते हैं कि अगर कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज बेची, जैसे कोई एसेट्स बेची है जैसे शेयर, डिबेंचर, तो वो कम रेट में तो नहीं बेच दिया, ये वेरीफाई करते हैं, क्योंकि अगर कम रेट में बेचेंगे तो कंपनी का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बात समझ आई? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद ये लोग चेक करते हैं कि जितने लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी को मिल रहे हैं उसमें से कितने लोन्स हैं और कितने डिपॉजिट्स हैं। क्लियर है? यस सर। 4 पॉइंट समझ आए कि नहीं है? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट? उसके बाद ये देखते हैं कि शेयर्स का अलॉटमेंट कैसा हो रहा है, फॉर कैश हो रहा है कि फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो रहा है। कैश हो रहा है तो बराबर एंट्री बनेगी, अदर देन कैश है तो बैलेंस शीट में एंट्री जाएगी। ध्यान रहेगी बात? यस सर। हाँ। कोई तकलीफ? नहीं। अच्छे से क्लियर है कि आधा अधूरा क्लियर है, ये बता दो। अच्छे से। हो गया? तो ये इसकी क्या हो गई? हाँ सर। ड्यूटीज हो गई, और पावर एंड ड्यूटी ड्यूटी। तय होनी चाहिए। ठीक है। हाँ सर। ऑडिट रिपोर्ट कार्ड तो अपन नहीं करेंगे, ठीक है? हम करेंगे ब्रांच ऑडिट का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट करेंगे? ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट का मतलब होता है कि जैसे एक कंपनी है, अब कंपनी की करीबन मान लो 40 ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं? 40। हर ब्रांचेस में ट्रांजैक्शन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? यस सर। तो इन ब्रांचेस का ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। कौन करेगा? कौन करेगा? ऑडिटर। कौन सा ऑडिटर? कंपनी का ओरिजिनल ऑडिटर करेगा कि ब्रांच के लिए अलग ऑडिटर रखोगे? अलग ऑडिटर। तो आपकी चॉइस है, आप ओरिजिनल से भी करवा सकते हो या तो आप चाहो तो ब्रांच के लिए अलग ऑडिटर भी रख सकते हो। हाउएवर क्वालिफिकेशन वही रहेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं आई? यस। और अगर आपकी ब्रांच मान लो फॉरेन में है, कहाँ पर है? फॉरेन। तो वहां का ऑडिट या तो आप अपने ओरिजिनल ऑडिटर से करवा लो, उसको भेजो फॉरेन कंट्री, ठीक है? या तो फिर आप क्या करो, उस पर्सन से कराओ हु पोजेस क्वालिफिकेशन इक्वल टू सीए, जिसके पास कैसी क्वालिफिकेशन हो सीए जैसी। उस देश में। जैसे हमारे देश में जैसे सीए है तो यूएस में सीपीए का कोर्स है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो अगर आपकी ब्रांच यूएस में है तो या तो आप अपने ओरिजिनल ऑडिटर से करा लोगे, यहाँ वाले बंदे को यूएस भेज दो, या फिर वहां पे कोई सीपीए होगा तो उससे करवा लो। बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। नहीं? तो याद रखना, द ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिसर्स कैन बी ऑडिटेड बाय कंपनी ऑडिटर। कोई दिक्कत? नहीं सर। any other person qualified to be or appointed as auditor as per provision of the act। कोई दिक्कत? नहीं सर। or in case of foreign branch by company's auditor or by an accountant or competent person appointed in accordance with prevailing law of foreign country। कर। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर।
अब ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद जो कंपनी का मेन ऑडिटर है उसको भेज देगा। किसको भेज देगा? कंपनी के मेन ऑडिटर को। अच्छे से बताओ, बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब जैसे कि ब्रांच का ऑडिट हो रहा है तो ड्यूटीज एंड पावर वही है जो आपने ऊपर पढ़ी है। यहाँ पर भी आप कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो। किसको एक्सेस कर सकते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये देख सकते हो कि सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। आप ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो। क्या प्रिपेयर करते हो? ऑडिट रिपोर्ट। ब्रांच ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट बना के किसको सौंप देता है? कंपनी के ऑडिटर को। कंपनी के ऑडिटर को। वैसे अगर फ्रॉड रिपोर्टिंग भी करनी हो, क्या करनी हो, फ्रॉड रिपोर्टिंग। तो ये ब्रांच ऑडिटर पे रूल लगता है कि अगर उसकी ब्रांच में 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड हुआ है तो वो भी उसकी रिपोर्टिंग करेगा ही करेगा। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से क्या ना होगा। अच्छे से। यहाँ पे आपका खत्म हो गया। कौन सा चैप्टर? अकाउंट्स एंड ऑडिट। आपको कितना समझ आया चैप्टर? आ गया सर। ना इस चैप्टर को थोड़ा सा ना फोकस करना, ठीक है? इस पे ना सारी चीजों को मैंने जो पढ़ाया है एक बार आप अच्छे से पढ़ डालो, कंप्लीट कर लो, तो आपको बिल्कुल भी क्या होगी, तकलीफ नहीं जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक। अब इसके बाद अपना क्या चैप्टर अभी और बचा है इसमें बताओ मेरे को। रजिस्टर एंड रिटर्न बचे। देख लो, बताओ क्या बचा। चार्जेस हो गया है क्या? हाँ सर। हाँ। कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, यस सर। अकाउंट्स ऑडिट, यस सर। सीएसआर, यस सर। डेब्ट कैपिटल, हाँ। यस सर। गवर्नेंस, यस। इंटर कॉर्पोरेट लोन, यस सर। मेंबर हाँ सर। कैपिटल। हम्म। तो क्या क्या बच रहा है अपना? ग्लोबल ट्रेंड बच रहा है, इंट्रोडक्शन टू लॉ बच रहा है, ठीक है, रजिस्टर। बच रहा है, रजिस्टर रिटर्न बच रहा है, ठीक है। मेन तो सारे चैप्टर हो गए, अब ये एट द एंड है। ये बताओ इंट्रोडक्शन टू लॉ हमने कभी पढ़ा है क्या? हाँ सर। कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ। पढ़े हो? यस सर। नंदनी, अंकिता, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सब पढ़े हैं अपन कभी? हाँ सर। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अपने को, है ना, ये आज ही कर देंगे। क्या बोलते हो? यस सर। है ना, तो शाम को 5 बजे चल जाएगा। हाँ सर। हाँ 5 सर। बजे इंट्रोडक्शन टू लॉ पढ़ेंगे, फिर 5:30 से सेटिंग अप का रिवीजन करेंगे, ठीक है। यस सर। आज ही कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ, तब तक आप इसको पढ़ लो अकाउंट्स एंड ऑडिट को, ठीक है। यस सर। ठीक है। यस सर।